वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि सोलर कलेक्टर्स की कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में, और साथ ही साथ जितने भी पार्ट्स उसके थे, 4 पार्ट्स अलग अलग थे, उनमें कौन कौन सी मटेरियल और कोटिंग और किस तरीके से हीट जो हमारी फ्लो कर रही है उसको हम स्टोर करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस। दीज आर द 3 मेजर पॉइंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सोलर कलेक्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो कि एक डिवाइस है जो हमारे सोलर थर्मल एनर्जी को स्टोर, ट्रांसफर करने के काम आता है। 2 टाइप के हैं, फ्लैट प्लेट, कंसंट्रेटिंग प्लेट। फ्लैट प्लेट के 4 पार्ट, इन 4 पार्ट्स की जो मटेरियल यूज्ड भी था वो भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। अब देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली अगर मैं आपसे कहूं किसी चीज की भी परफॉर्मेंस आपको कैलकुलेट करनी है तो आउटपुट बाय इनपुट। इनपुट यहां पर क्या है? सोलर रेडिएशन। आउटपुट क्या है? जो हमने उसको एनर्जी जो हमने यूटिलाइज कर ली। तो ये चीज हमें ध्यान में केवल रखनी है। तो इसी तरीके से हम परफॉर्मेंस किसी भी चीज की बता पाते हैं। तो एक्चुअली एन एनर्जी बैलेंस that indicates distribution of incident solar in useful gain। तो तुम्हें यूजफुल फॉर्म में कितनी मिली। हालांकि किस तरीके से हम निकालें, एक जनरल फेज में अगर कहें, एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया हम ले, जिस एरिया का हमारा फ्लैट प्लेट कलेक्टर है, उस एरिया में कितनी रेडिएशन पड़ी, अनुमान लगाएं कि इस रेडिएशन में इतनी हीट होनी चाहिए और इतनी हमने स्टोर कर पाई। तो इस तरीके से हम एफिशिएंसी बता सकते हैं कि कितनी हीट हमारे पास वहां पर मिली और हमने कितनी उसको यूटिलाइज कर पाए। तो ये निकालने के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो 2 अलग अलग रेडिएशन हैं उसका डिफरेंस हम यहाँ पर निकाल लेते हैं और उसमें से यूजफुल हीट को निकाल पाते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं यूजफुल हीट के कंपोनेंट को QC से। QC इक्वल्स टू AIC टाउ अल्फा E माइनस UC Tin TA। A is a collector surface area, obviously A को हम include करते हैं। IC is the intensity of solar radiation। Tau alpha E is effective product of transmittivity and transparent cover and absorptivity of absorber। तो यहाँ पर दोनों ही चीज हमने ले ली हैं, एक तो ट्रांसमिटिविटी भी और एब्जॉर्बर की भी। तो टाउ और अल्फा। UC ओवरऑल हीट लॉस कोफिशिएंट। Tin कलेक्टर फ्लूइड इनलेट टेम्परेचर, जो उस फ्लूइड के अंदर आ रहा है जो फ्लूइड, उसका टेम्परेचर कितना है। और एम्बिएंट एयर टेम्परेचर, वहां पर एयर जो मौजूद है उस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर, उसका टेम्परेचर कितना है, क्योंकि उसी एयर से ही हमारा एब्जॉर्बर प्लेट गर्म होना है और उससे ही हमारी ट्यूब्स गर्म होनी है, ये सारी चीज। तो उस हिसाब से हमारा QC जो है वो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा QC का फॉर्मूला हो गया, जिसे आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर हम इंट्रोड्यूस करें रिमूवल फैक्ट, हीट को क्या कर रहे हैं, जब हमारा फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तो वो हीट को क्या वहां से ले जा रहा है, रिमूव कर रहा है। अगर हम यहां पर ले आए तो बस केवल FR की मल्टीप्लीकेशन यहां पर भी हमने कर दी और FR की मल्टीप्लीकेशन दूसरे टर्म में भी हमने कर दी। तो वही QC जो है हमारा आ गया, बस केवल मल्टीप्लीकेशन ऑफ FR यहां पर कर दिया। तो एक तरीके से रिमूवल, जब हम आउटलेट की तरफ बात करेंगे तो रिमूवल हो गया यूसेज में, और इनलेट की तरफ बात करेंगे रिमूवल हो गया लॉस। तो ये हमारा आ गया QC जब हमने रिमूवल फैक्टर को लिया। अब एफिशिएंसी हम अगर कैलकुलेट करें, जैसे नीटा C मतलब कलेक्टर की एफिशिएंसी, विच इज इक्वल टू QC बाय AIC। ओके, तो कितनी हीट डिवाइडेड बाय AIC, दैट मींस कितना यूटिलाइज पर एरिया। तो नीटा AC की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जिसमें आप ये पुट करें तो ये ओवरऑल फैक्टर मुझे मिल जाएगा। जहां पर आप अगर ये देखें तो ये वाला पार्ट क्या है, एक्चुअली इन दोनों की रेशो अगर निकालें, स्लोप कहलाएगा एफिशिएंसी प्लॉट का, नीटा का स्लोप कहलाएगा। इसी को ही अगर हम प्लॉट करें तो कुछ इस तरीके से हमें स्लोप मिलेंगे, जहां पर आप देख सकते हैं 3 अलग अलग टाइप के डिवाइसेस में किस तरीके से एफिशिएंसी निकाली जाती है, कितनी आती है, वो यहां पर देख सकते हैं। तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर, इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर और पैराबोलिक ट्रोकर कंसंट्रेटर। तो ये कंसंट्रेटर टाइप वाला, जिसका आप देख सकते हैं कि एफिशिएंसी यहां पर हाईएस्ट है कंसंट्रेटर टाइप की। साथ ही साथ अगर ये दोनों टेम्परेचर हमारा बराबर हो जाए, दैट मींस Tin इक्वल्स टू TA हो जाए, इन दैट केस नीटा C विल बी इक्वल्स टू FR इंटू टाउ अल्फा E।
सो इस तरीके से आप परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कलेक्टर की। अब बात करते हैं इसके फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस को। ऑब्वियसली इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, अगर छांव है, बारिश है, ये सारी चीजें हैं तो वहां पर इंसिडेंट सोलर रेडिएशन जो हैं इफेक्ट करेंगे आपके एफिशिएंसी को ऑब्वियसली। दूसरा हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ सोलर प्लेट्स के बारे में, नंबर ऑफ सोलर प्लेट्स, जहां पर हमने 2 का भी मैंने आपको बताया था। तो जितने नंबर ऑफ प्लेट्स वहां सोलर प्लेट्स रख रहे हैं उस पे भी डिपेंड करती है उसकी एफिशिएंसी। देखा था आपने, अगर 2 प्लेट रखी थी तो उन दोनों की एफिशिएंसी बढ़ गई थी। तो यहां पर, और दूसरी चीज, उन दोनों प्लेट्स के बीच की एफिशिएंसी क्या है, मैंने आपको यह भी बताया था पिछले लेक्चर में कि 4 से 8 सेंटीमीटर दूर उसका हम स्पेसिंग रखते हैं, तो इस स्पेसिंग के ऊपर भी एफिशिएंसी आपकी डिपेंड करती है। तीसरा, कलेक्टर टिल्ट, मतलब हमें कलेक्टर की टिल्टिंग भी अकॉर्डिंग टू द डे, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सीजन्स हमें टिल्टिंग करनी होती है। जैसे कि हम अगर कहें तो विंटर एप्लीकेशन के अंदर कुछ टिल्टिंग इस तरह से हम कर सकते हैं, क्योंकि सन की जो है हमारी कंट्री पर पड़ रही है वो भी वेरी करती है, तो उसके करस्पॉन्डिंगली हमें टिल्ट भी मैनेज करना होता है। तो टिल्टिंग भी इफेक्ट करती है एफिशिएंसी को। किस तरीके का सरफेस है, किस कौन सा मेटल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों चीज क्या है। दैट मींस एब्जॉर्प्शन शॉर्ट वेव का अच्छे से कर रहा है और लॉन्ग वेव को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें भी उसकी एफिशिएंसी पर डिपेंड करती हैं। तीसरी चीज, इनलेट टेम्परेचर। अगर इनलेट टेम्परेचर मेरा हाई है, ऑब्वियसली वो हीट को नहीं एब्जॉर्ब करेगा, वो ऑलरेडी हाई है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब ये है जो कलेक्टर में से वाटर गया उसकी ज्यादातर जो टेम्परेचर है उसको एब्जॉर्ब जाना चाहिए वहीं पर, वो वापसी आए तो यहां पर वापसी में कोल्ड वाटर होना चाहिए, कोल्ड फ्लूइड होना चाहिए। अगर ये वापसी गर्म आ गया दैट मींस अब वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वहां पर लॉसेस बढ़ जाएंगे। तीसरा, डस्ट ऑन द कवर प्लेट। तो ये हमारा लास्ट रह गया, जो कवर प्लेट पर अगर डस्ट आ गई है किसी वजह से तो वो भी एफिशिएंसी को हमारे डिटोरिएट करती है। एडवांटेजेस, ये कि हर तरीके की बीम को एब्जॉर्ब करती है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो डिफ्यूज हो। मेंटेनेंस बहुत कम है, ओरिएंटेशन के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होती, थोड़ा बहुत टिल्टिंग करें तो हमारा आसानी से काम चल जाता है, मैकेनिकली बहुत सिंपलर होता है। बट डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लार्ज हीट लॉसेस, बहुत भारी, और टेम्परेचर जो है उससे अचीविंग वो लो होता है, मतलब मॉडरेट और लो टेम्परेचर के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशंस, वाटर हीटिंग में, स्पेस हीटिंग में और पावर जनरेशन में, तो इन तीनों जगह पर इस फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स का इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमारी डेवलपिंग कंट्री है, हमें रूरल एरियाज पर जहां पर हाई एक्सपोजर्स ऑफ सन है वहां पर इस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए, सो दैट हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा पाएं, हम अपने देश में डेवलपमेंट कर पाएं। तो कुछ मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाए हैं। तो वाटर हीटिंग के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एक पंप लिया है, ये स्टोरेज टैंक है, ये फ्लूइड यहाँ से पंप के थ्रू भेजा जाता है। सोलर रेडिएशन मतलब यहाँ फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स हैं, इस कलेक्टर्स के अंदर से ट्यूब में से पानी फ्लो करता है और वापसी स्टोरेज टैंक में आ जाता है, जो ऑब्वियसली यहाँ पर गर्म हो गया, तो गर्म पानी हमें बाहर मिल जाएगा। तो कोल्ड वाटर इनलेट और यहाँ पर हॉट वाटर एट द आउटलेट। इसी तरह से स्पेस हीटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। स्पेस मतलब अगर आपको घर, अपने ऑफिस में इस्तेमाल करना हो तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये नॉर्मली हम छत पर रखते हैं जिसके अंदर फ्लूइड हमारा फ्लो करा रहा है और यहाँ पर हमारी ट्यूब्स हैं, ठीक, जो कि गर्म हो रही हैं, एब्जॉर्ब होने के बाद हीट रेडिएशंस को ये गर्म हो रही हैं, तो ठंडी हवा यहाँ जाएगी और इन ट्यूब्स में से जब निकलेगी तो वापसी हमें गर्म हवा ही मिलेगी। तो ये एक तरीके का आर्किटेक्चर है। और लास्ट आर्किटेक्चर बात करें पावर जनरेशन के केस में, तो पावर जनरेशन में हमें स्टीम में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स इस रेडिएशन से मुझे स्टीम्स को प्रोड्यूस करना है, जिसके लिए हम पंप सिस्टम से यहाँ पर स्टीम को वाटर या कहीं वाटर वेपर को जनरेट कर रहे हैं। तो टेम्परेचर यहाँ जब भी हाई होगा तो ये पर्टिकुलर स्टोरेज टैंक है, यहाँ पर हमारा मान लीजिए कि ये ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स के अंदर जो पानी गर्म जा रहा है इसकी वजह से यहाँ स्टीम्स मतलब वाटर वेपर हो जाएंगी और टरबाइन को रोटेट कर पाएंगी, जिसकी वजह से हमारा पावर जनरेट हो जाएगा। नॉर्मली क्या है कि यहाँ पर एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है, तो जहाँ पर एफिशिएंसी की प्रॉब्लम ना हो वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब हमारी नॉन रिन्यूएबल सोर्स नहीं है तो हम कोई बात नहीं, एफिशिएंसी को इग्नोर भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये था सारा
हमारा फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बारे में। एक बात और बता दूं, एप्लीकेशंस हम इस यूनिट के लास्ट लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं डिटेल्ड में। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम फोकसिंग ऑफ सोलर कलेक्टर्स, या मैं कहूं कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर कलेक्टर्स, नेक्स्ट यूनिट में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।